नमस्कार। जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भारत में रामसर स्थलों पर। ये विषय यूपीएससी और एसएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस संवाद को ध्यान से अंत तक सुनिए। तो सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, फरवरी 2026 तक भारत में कुल 98 रामसर स्थल हैं। ये संख्या काफी बड़ी लगती है। बिल्कुल, और आज हम इसी विषय की पूरी रूपरेखा को समझेंगे। हम रामसर कन्वेंशन की जो मूल अवधारणा है वहां से शुरू करेंगे जी। फिर भारत की वर्तमान स्थिति, जो नवीनतम अपडेट्स हैं, और विभिन्न राज्यों में फैले जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनकी विशेषताओं को भी जानेंगे। और शायद इसके कानूनी ढांचे पर भी बात करेंगे। हाँ, हम इसके कानूनी ढांचे और जो संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। बहुत अच्छा। तो चलिए सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की अवधारणा को ही समझते हैं। इसकी परिभाषा कहती है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां, विशेष रूप से जो जल पक्षी आवास है। जी, इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका विवेकपूर्ण उपयोग, जिसे अंग्रेजी में वाइज यूज कहते हैं। और ये कन्वेंशन ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जो कैस्पियन सागर के तट पर है। सही। सर, यहाँ ये जो विवेकपूर्ण उपयोग या वाइज यूज की अवधारणा है, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए। मतलब इसका मूल तत्व क्या है? देखिए, विवेकपूर्ण उपयोग का अर्थ है आर्द्र भूमियों का इस तरह से उपयोग करना जिससे पारिस्थितिक तंत्र को कोई हानि ना पहुंचे। अच्छा। और साथ ही वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों दोनों को लाभ मिल सके। इसमें सतत विकास का सिद्धांत ही निहित है। तो ये सिर्फ संरक्षण नहीं है? नहीं, यह केवल संरक्षण नहीं, बल्कि मानवीय लाभ और प्राकृतिक संतुलन के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है। समझ गई। अब कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। इस पर हस्ताक्षर हुए 2 फरवरी 1971 को, और इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। जी हाँ। और भारत इसमें शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को, मतलब लगभग 11 साल बाद। हाँ, ये तिथियां परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन अपनाया गया, इसलिए ये दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस है। और जैसा आपने कहा, भारत लगभग 11 वर्ष बाद इसमें शामिल हुआ। तो अब भारत की स्थिति पर आते हैं। रैंकिंग के हिसाब से एशिया में हमारा स्थान पहला है। जी, एशिया में प्रथम। और विश्व में तीसरा, यूके और मेक्सिको के बाद। और कुल क्षेत्रफल लगभग 13.6 लाख हेक्टेयर है। सर, एशिया में पहले और विश्व में तीसरे स्थान पर होने का कोई रणनीतिक या पर्यावरणीय महत्व भी है? हाँ, बिल्कुल है। ये भारत की वैश्विक जैव विविधता संरक्षण में जो एक अग्रणी भूमिका है उसको दिखाता है। अच्छा। ये भी दिखाता है कि भारत ने आर्द्र भूमि संरक्षण को अपनी राष्ट्रीय नीति में एक उच्च प्राथमिकता दी है। और इसका एक और फायदा है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और फंडिंग प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। जी, अब कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा स्थल है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। हाँ, 4230 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा स्थल है रेणुका झील, हिमाचल प्रदेश में, जो सिर्फ 0.2 वर्ग किलोमीटर की है। ये विरोधाभास है। हाँ। और सबसे पुराने स्थल है चिल्का झील, ओडिशा में, और केवलादेव, राजस्थान में, दोनों 1981 के। जी, इन रिकॉर्ड्स को याद रखना बहुत जरूरी है। सुंदरबन अपने मैंग्रोव वनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि रेणुका झील एक बहुत छोटी मीठे पानी की झील है। और चिल्का और केवलादेव ये भारत के पहले घोषित स्थल थे। अच्छा, मतलब भारत के कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने से भी पहले? हाँ, इन्हें भारत के हस्ताक्षर करने से पहले ही नामित कर दिया गया था। अब नवीनतम अपडेट्स पर आते हैं। फरवरी 2026 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के अवसर पर 2 नए स्थल जोड़े गए, जिससे कुल संख्या 96 से बढ़कर 98 हो गई। जी। और ये नए स्थल हैं, पहला पटना पक्षी अभयारण्य, एटा, उत्तर प्रदेश में, और दूसरा छारी ढांड, कच्छ, गुजरात में। सही। सर, ये पटना पक्षी अभयारण्य का नाम थोड़ा भ्रामक लगता है। मुझे लगा ये बिहार में होगा। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, खासकर परीक्षा के लिए। जी। पटना पक्षी अभयारण्य बिहार की राजधानी पटना में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इस तरह के भ्रामक नामों से प्रश्न बन सकते हैं। और छारी ढांड? छारी ढांड कच्छ के रण में एक मौसमी, मतलब सीजनल, लवणीय आर्द्रभूमि है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक है। अब 2025 में जो प्रमुख स्थल जुड़े थे उन पर भी एक नजर डालते हैं। बिहार में 3 नए स्थल जुड़े। गोगाबिल झील,
गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। हाँ, बिहार के लिए 2025 एक बड़ा साल था। इससे पहले वहां नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य और राज्य का पहला रामसर स्थल कावड़ताल पहले से ही थे। यहाँ लिखा है कि गोगाबिल झील बिहार का एक महत्वपूर्ण सामुदायिक रिजर्व है। सर, ये सामुदायिक रिजर्व का क्या अर्थ है? सामुदायिक रिजर्व मतलब कम्युनिटी रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनका प्रबंधन और संरक्षण स्थानीय समुदायों की भागीदारी से किया जाता है। अच्छा, तो इसमें सरकार के साथ साथ स्थानीय लोग भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, ये संरक्षण के विकेंद्रीकृत मॉडल या डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब राजस्थान की बात करते हैं। 2025 में यहाँ भी नए स्थल जुड़े, सिलीसेठ झील, खीचन और मीनार। जी, राजस्थान में पहले से ही केवलादेव और सांबर झील जैसे बहुत महत्वपूर्ण स्थल थे। तो 2025 में इन नए स्थलों का जुड़ना क्या दिखाता है? ये राज्य में संरक्षण प्रयासों के विस्तार को दर्शाता है। और जैसे खीचन गांव है, वो प्रवासी कुरजां मतलब डेमोजल क्रेन पक्षियों के लिए तो विश्व प्रसिद्ध है। अब उन राज्यों की बात करते हैं जिन्हें 2025 में अपना पहला रामसर स्थल मिला। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण विकास था। छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय, सिक्किम में खिचोपलीरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील। जी, तो सर, इन नए राज्यों का इस सूची में शामिल होने का क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि ये दर्शाता है कि रामसर संरक्षण का जो विस्तार है वो अब देश के उन हिस्सों में भी हो रहा है जहां पहले कोई नामित स्थल नहीं था। मतलब एक तरह से ये पूरे भारत में फैल रहा है। बिल्कुल, यह राष्ट्रीय स्तर पर आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति एक समान और व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। चलिए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, मॉन्ट्रो रिकॉर्ड। ये क्या है सर? मॉन्ट्रो रिकॉर्ड एक तरह से रामसर सूची के तहत खतरे में पड़े स्थलों का एक रजिस्टर है। खतरे में पड़े स्थल मतलब जहां मानवीय हस्तक्षेप या प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी में नकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तो इस रिकॉर्ड का मूल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन रामसर स्थलों पर विशेष ध्यान आकर्षित करना जहां पारिस्थितिक चरित्र में कह सकते हैं कि परिवर्तन हो गए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है, ताकि उन पर ध्यान दिया जा सके। हाँ, इसका मकसद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करके सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता देना है। एक तरह से ये एक रेड लिस्ट है। तो भारत से कौन से स्थल इसमें शामिल हैं? वर्तमान में 2 स्थल लिस्टेड हैं। पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में और दूसरा लोकटक झील मणिपुर में। और एक स्थल इस सूची से हटाया भी गया था, ओडिशा की चिल्का झील 2002 में। जी, और ये भारत के संरक्षण प्रयासों की एक बहुत बड़ी सफलता थी। अच्छा, कैसे? चिल्का झील में गाद और लवणता की समस्या हो गई थी, जिस वजह से उसे रिकॉर्ड में डाला गया। लेकिन फिर वहां बहुत सफल प्रबंधन और पुनर्वास के प्रयास हुए, जिसके बाद 2002 में उसे सूची से हटा दिया गया। तो ये एक वैश्विक उदाहरण बन गया। बिल्कुल, चिल्का झील मॉन्ट्रो रिकॉर्ड से बाहर आने वाला एशिया का पहला स्थल था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और केवलादेव और लोकटक अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हाँ, वे अभी भी रिकॉर्ड में हैं। यहाँ के ज्यादातर स्थल पक्षी अभयारण्य हैं और 2025 में सक्कर कोट्टई और तीर्थंकल पक्षी अभयारण्य भी जुड़े। यहाँ के प्रमुख स्थलों में मन्नार की खाड़ी, जो एक मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, और पॉइंट कैलीमेर शामिल हैं, और वेदांथंगल, जो भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य माना जाता है। सही, और पल्लीकरनई मार्श भी, जो चेन्नई शहर के बीच में है। सर, तमिलनाडु में इतने ज्यादा स्थल और खासकर पक्षी अभयारण्य होने का कोई विशेष कारण है? हाँ, इसके कई कारण हैं। तमिलनाडु की जो लंबी तटरेखा है और विविध भौगोलिक स्थिति है, वो इसे प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान बनाती है। जी। और दूसरा, राज्य सरकार और स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षण के प्रति जागरूकता और सक्रियता भी इसका एक प्रमुख कारण है। वेदांथंगल जैसे स्थल तो भारत में सामुदायिक संरक्षण की एक बहुत लंबी परंपरा को दर्शाते हैं। अब कुछ विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्रों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि हिमालयी और उच्च तुंगता वाली आर्द्र भूमियां। लद्दाख में 2 साइट्स हैं, त्सोकर और त्सोमरेरी। जी, उच्च तुंगता आर्द्र भूमियां बहुत अद्वितीय होती हैं। वे ठंडे रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं और मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। त्सोकर के बारे में लिखा है कि ये खारे और मीठे पानी दोनों का एक कॉम्प्लेक्स है। हाँ, और यही इसकी अनूठी विशेषता है। हिमाचल प्रदेश में 3 साइट्स हैं, चंद्रताल, रेणुका झील और पोंग बांध। जी, जिसमें रेणुका सबसे छोटा स्थल है, जैसा हमने पहले भी चर्चा की। अब कुछ और विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र। महाराष्ट्र की लोनार झील,
जो उल्कापिंड के प्रभाव से बनी एक क्रेटर लेक है। हाँ, और इसके गुलाबी पानी की घटना भी इसे खास बनाती है। लोनार सिर्फ एक रामसर स्थल नहीं, बल्कि एक भू विरासत स्मारक मतलब जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। और मणिपुर की लोकटक झील, जहां दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। जी, और वहाँ की फुमडी यानी तैरती हुई वनस्पति, ये झील शर्मीले संगाई हिरन के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो सिर्फ यहीं पाया जाता है। और फिर है सुंदरवन और भितरकनिका, जो मैंग्रोव वनों और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाने जाते हैं। ये तीनों स्थल मतलब लोनार, लोकटक और मैंग्रोव वन भारत के सबसे अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका वैश्विक महत्व है। चलिए अब कानूनी ढांचे और संरक्षण की बात करते हैं। इसके लिए आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 है। जी, ये मुख्य नियम है। और इनके तहत राज्य स्तर पर राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण और राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि समिति होती है। हाँ, जिसके अध्यक्ष MOEFCC यानी पर्यावरण मंत्रालय के सचिव होते हैं। संविधान में भी इसके लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 48A जो राज्य का कर्तव्य है और अनुच्छेद 51AG जो नागरिकों का कर्तव्य है। जी सर, ये अनुच्छेद 48A और 51AG आर्द्र भूमि संरक्षण को कैसे आधार प्रदान करते हैं? देखिए, अनुच्छेद 48A जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, वो सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए निर्देशित करता है। जी। वहीं अनुच्छेद 51AG एक मौलिक कर्तव्य के रूप में हर एक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का दायित्व डालता है। तो ये दोनों प्रावधान मिलकर संरक्षण के लिए एक मजबूत संवैधानिक आधार बनाते हैं, जिसमें राज्य और नागरिक दोनों की भूमिका सुनिश्चित होती है। यहाँ एक बहुत जरूरी बिंदु है कि नदी चैनल और धान के खेत 2017 के नियमों के तहत आर्द्र भूमि की परिभाषा से बाहर है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण अपवाद है जिसे याद रखना चाहिए। अब कुछ सरकारी पहलों और योजनाओं पर आते हैं। अमृत धरोहर योजना, जिसकी घोषणा बजट 2023 में हुई थी। जी, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य है इको टूरिज्म और इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। और एक है मिष्टी योजना, जो मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए है। ये हालिया योजनाएं संरक्षण के दृष्टिकोण में एक बदलाव का संकेत है। अब फोकस सिर्फ संरक्षण पर नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा को जमीन पर लागू करने पर है। तो अमृत धरोहर के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आजीविका को संरक्षण से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, और मिष्टी के माध्यम से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, ये इसके मुख्य लक्ष्य हैं। इन सब के बावजूद चुनौतियां तो होंगी ही, जैसे शहरीकरण और अतिक्रमण। इसके अलावा प्रदूषण और गाद और आक्रामक प्रजातियां जैसे जलकुंभी, ये भी बड़े खतरे हैं। न्यायपालिका भी इस मामले में सक्रिय रही है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ग्राउंड ट्रूथिंग और सीमांकन का आदेश दिया। जी हाँ। सर, ये ग्राउंड ट्रूथिंग शब्द का व्यावहारिक अर्थ क्या है? ग्राउंड ट्रूथिंग का सीधा सा मतलब है जमीनी स्तर पर जाकर सत्यापन करना। अच्छा, मतलब सिर्फ नक्शों पर निर्भर न रहना। हाँ, केवल सैटेलाइट इमेजरी या पुराने नक्शों पर निर्भर न रहकर असल में स्थलीय सर्वेक्षण करके आर्द्र भूमि की वास्तविक सीमाओं का निर्धारण करना। ये अतिक्रमण को रोकने और एक प्रभावी प्रबंधन योजना बनाने के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए अंत में एक त्वरित पुनरीक्षण कर लेते हैं। कुल स्थल है 98। जी। सर्वाधिक है तमिलनाडु में 20, सबसे बड़ा सुंदरवन और सबसे छोटा रेणुका। सही। और 2026 के नवीनतम है उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभयारण्य और गुजरात का छारी ढांड। बिल्कुल। यहाँ एक अंतिम बिंदु है कि आर्द्र भूमि कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है, जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में सहायक है। और ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण समकालीन प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। कैसे? आर्द्र भूमियां केवल जैव विविधता के लिए नहीं, बल्कि कार्बन को सोखकर जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका संरक्षण हमारे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान मतलब NDCs के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक है। आज की चर्चा से विषय की गहराई को समझने में वाकई बहुत स्पष्टता मिली। निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति इस विषय को और मजबूत करेगी। अगले सत्र में हम किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।